सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड सभी लोगों को वेलकम एंड प्लीज लेट मी नो ऑडियो वीडियो में कहीं कोई इशू तो नहीं है। ऑल गुड। सभी को नमस्कार एंड सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो कल मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी थी यूनिट नंबर 2 की, और हम लोगों ने उसमें बहुत कुछ चीज़ों को कवर किया था, है ना। कुछ पॉइंटर हैं जो आज हम कवर करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मुझे बस इतना कमेंट करिए कि जो मैंने चार्ट आपको दिया था टीसीएस वाला, उस चार्ट को आपने रिवाइज कर लिया, याद हो गया? बस मुझे थम्स अप कर दीजिए अगर रिवाइज हो गया है तो। और अगर रिवाइज हो गया है तो एक काम कर लेते हैं जल्दी से। आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से टीसीएस पर। ठीक है, आज का जो रेट है $1 का, वो रेट है ₹50 का। ओके, और मैं अपने बेटे को पैसा भेजता हूं, मैं अपने बेटे को पैसा भेज रहा हूं यूके में, और मैंने वो इंडिया से लोन लिया है, तो ऑब्वियसली मुझे कितना लगेगा टैक्स? 0.5%। ठीक है, और मुझे अपने बेटे को भेजना है $1000। कितना भेजना है? $1000। तो मुझे बताइए कि टीसीएस मुझे गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, जल्दी से। जल्दी से मुझे आपको बताना है कि मैंने यूके में भेजा है पैसा अपने बेटे को, और मैंने इंडिया में किसी बैंक से लोन लिया है। तो नॉर्मली मैंने आपको दे दिया परसेंटेज, और आज का रेट जो है वो $1 = 50 चल रहा है, मैंने आपको दे दिया। मुझे अपने बेटे को $1000 भेजना है, तो मुझे बताइए मैं सरकार को टैक्स कितना दूंगा? सोच के समझ के, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तुक्का नहीं मारिए। अच्छा, दूसरी बात, कल कुछ बैंकरों ने मुझसे पूछा था कि सर जो प्रेजेंट में लिमिट है टीसीएस की, तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि एज पर लेटेस्ट जो लिमिट है वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपको जो लिमिट है, जो लिमिट आपको याद रखनी है, वो लिमिट कितनी है? 7 लाख रुपए। देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जरा समझते हैं कि हमने पैसा भेजा कितना। तो अगर $1 की कीमत है $50, यानी कि मैं कह सकता हूं कि $1000 इंटू ₹50 करूं मैं। दैट मीन्स $1000 इंटू अगर मैंने 50 कर लिया, तो मैंने अपने बेटे को भेजा कितना? मैंने अपने बेटे को भेजा सिर्फ 5 लाख रुपए। तो अगर मैं 5 लाख रुपए भेजूंगा तो क्या मैं टीसीएस के दायरे में भी आता हूं? नो। तो मुझे कितना लगेगा टीसीएस? मुझे लगेगा नील। सभी लोगों को समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन में घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप उसको कर लेंगे। चलिए, तो कल हमने बहुत सारी चीजें पूछ ली थी, समझ ली थी। आज हम आपको 2-3 कुछ सेक्शन करा दे रहा हूँ रिवाइज। देखिए, बीओपी ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है। खैरमान, ये ₹50,000 कैसे होगा? 50,000 रुपए कैसे हुआ जब मैंने भेजा ही 5 लाख रुपए? 50,000 हुआ क्या? उसका कैलकुलेशन मैंने ज्यादा लिख दिया क्या? हाँ सॉरी, 50,000। 50,000 इसका मतलब हमारा नील ही है। बात हुई कि चाहे 50,000 चाहे 5 लाख। ठीक है, चलिए। बीओपी क्या होता है ये सभी को पता होगा। सिंपल शब्दों में, इंडिया में $200 बिलियन आया, और इंडिया से $100 बिलियन जो था वो गया। यानी हमारे देश में $100 बिलियन, $200 बिलियन आया,
और $100 बिलियन गया, यानी कि $100 बिलियन हमारा पास क्या है, ये हमारा सरप्लस है ना, ये हमारा सरप्लस है, तो नॉर्मली इंडिया में नहीं होता है। जब भी हम बीओपी की बात करते हैं तो ऑलवेज भी इसके दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसमें दो चीज याद रखिएगा कि जो सेक्शन 2E में मेंशन किया है वो मेंशन किया गया है कैपिटल अकाउंट के लिए, ठीक है, और जो सेक्शन 2J है, 2J फेमा का, उसे मेंशन किया गया है करंट अकाउंट को। अब आप मुझे बस सेक्शन बताइएगा, अगर मुझे इंडिया से बाहर जाना है घूमने, या मुझे अगर मान लो पैसा किसी को भेजना है, तो ये इनिशिएटिव किस में आएगा, करंट में कि कैपिटल में? बताइए, करंट में आएगा कि कैपिटल में आएगा, ये किस में आएगा? तो बिल्कुल ये आएगा करंट अकाउंट में, है ना। जितने हमारे प्राइवेट विजिट हो गए हैं, गिफ्ट दिया मैंने, मुझे जॉब करने जाना है, ये मैंने एक इनसाइट डाल दिया है, बुक में नहीं आपको मिलेगा ये, कि जब देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर हमने कहीं एफडीआई की, हमने कहीं निवेश किया, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वो सारा किस में आता है, वो सारा आता है आपका कैपिटल अकाउंट में, जहां से बेसिकली हम क्रिएट कर पाते हैं एसेट्स को, है ना। मैंने किसी कंट्री को लोन दिया, वो भी किस में आएगा, विच इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट में वो आएगा, ठीक। अच्छा, इसमें देखो सेक्शन 4 क्या कहता है, ये तो हो गया दो सेक्शन। सेक्शन 4 क्या कहता है, सिंपल, कि मैं अगर इंडिया में हूं, मैं एज ए भारतीय हूं, तो कह रहे बिना अनुमति के हम दुनिया में कहीं भी कोई सिक्योरिटीज को होल्ड नहीं कर सकते, ना खरीद सकते। अगर मैं एक एनआरआई हूं तो दुनिया में मुझे कहीं भी जाना होगा, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। ये है सेक्शन 4 आपका। तो सेक्शन 6 आपको क्या कहता है, अगर कोई भी पर्सन, है ना, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम किसी को कुछ बेच रहे हैं, तो कोई भी पर्सन चाहे सेल करे, बाय करे, तो हमें किससे करना होता है, ओनली ऑथराइज पर्सन से करना होता है फॉर ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर कहीं अलाउड है तो, वो भी जैसे मान लो हम, मुझे कहीं एफडीआई करनी है, मुझे किसी कंट्री को उधार देना है, अगर वो परमिसेबल है तो वो आएगा वो सेक्शन नंबर 6 में। मैंने एक ही पेज में सारे सेक्शन आप लोगों के लिए डाल दिए हैं। नाउ अब जरा इसमें वो देख लेते हैं, जो सेक्शन 13 है ना, वो किसके लिए है, जरा समझिएगा, पेनाल्टी है ये क्या है, ये पेनाल्टी है ना, ये पेनाल्टी है। मान लो कोई भी पर्सन लाइक मी, मुझे ले लीजिए एक पल के लिए, मैं कहीं फॉरेन कंट्री में जा रहा हूं, या मान लीजिए मैं कहीं निवेश कर रहा हूं, या मान लीजिए मैं कहीं किसी को पैसा दे रहा हूं, तो अगर कोई भी पर्सन एज पर फेमा का उल्लंघन करता है, यानी हम चीट करते हैं, हम हवाला कांड करते हैं, तो उसमें एक नियम है कि हमें लगेगी पेनाल्टी। तो पेनाल्टी का प्रोविजन क्या होता है कि जितने का हमने डील किया है, जितना पैसा हमने उसमें यूज किया है ना, अगर वो हम क्वांटिफाई कर पाते हैं तो उसका 3 गुना, यानी हम उसको कर पाते हैं कैलकुलेट, तो 3 गुना, और नहीं तो अप टू ₹2,00,000। ये आम आदमी के ऊपर है जो इसको डील करता है, ठीक है। और अगर आप नहीं सुधरे तो ₹5,000 का लगेगा आपको पेनाल्टी। ये मुझे लगता है कि दोनों चीज याद रखिएगा, मैंने रिवीजन करा दिया। अब जैसे आप एक बैंक है, आप क्या है, आप एक ऑथोराइज डीलर है, तो उसमें दो रूल है। अगर कोई भी पर्सन, याद रखिएगा, कोई भी पर्सन हु हैज एक्वायर और परचेज फॉरेन एक्सचेंज, यानी मान लो मैंने कोई फॉरेन एक्सचेंज मांगा किसी से, मैंने किसी बैंक से लिया, और मेरा अगर यूज नहीं है तो मुझे सरेंडर करना होता है। कोई मुझे बताएगा कि मुझे कितने दिनों के अंदर में सरेंडर कर देना होता है? मान लो मैंने आपसे $1,00,000 लिया, मैं यूके गया, घूम के आ गया, और पैसा बच गया, तो क्या हमें उस पैसे को ऑथराइज डीलर को सरेंडर करना होता है? बिल्कुल सरेंडर करना होता है। कोई मुझे बताएगा कितने दिनों के अंदर? एनीवन? एनीवन? तो यहीं पे कहीं लिख लीजिए, मैक्स टू मैक्स 180 डेज के अंदर में आपको रिटर्न कर देना होता है वो पैसा। यस, नॉट 8 मंथ, 6 महीने, है ना, 6 महीने, 180 डेज,
और जो सेक्शन 11 है वो आप लोगों के लिए है, मैं लिख दे रहा हूं, ये बैंकों के लिए है। अब अगर आपको भी गाइडलाइन फॉलो करनी है ना भाई, आपको भी तो गाइडलाइन फॉलो करनी है जो आपको फिडाई देती है, जो आपको आरबीआई देती है एज पर द फ्रेम। अगर आपसे गलती हो रही, यू आर द ऑथोराइज पर्सन वन, आपको भी पेनाल्टी है। कितने का? ₹10,000 का। और अगर आप भी नहीं सुधरेंगे तो फिर आपको पेनाल्टी है रुपीज हर दिन का 2,000। यानी यहाँ ये याद रखना, हम लोग के लिए पेनाल्टी ज्यादा है पर आपके लिए पेनाल्टी कम है। ठीक है। अनुज जी, उस पर भी हम आएंगे, 90 दिन के केस में भी हम लोग आगे आएंगे। अब यहां पे दो चीज याद कर लीजिए जल्दी से। इंडिया में अगर हम कहते हैं ना, जो हम बात करते हैं करंट अकाउंट को लेकर, जो मतलब हम पैसा भेजते हैं, तो 3 तरह की शेड्यूल है आरएस को लेकर। एक शेड्यूल 1 है, एक शेड्यूल 2 है और एक शेड्यूल 3 है। मैं आपको एक इंसाइट दे देता हूं। जो शेड्यूल 1 होता है उसमें कोई भी अलाउड नहीं है, यानी इन सभी काम के लिए आप पैसा भेज नहीं सकते हो। जैसे मान लो कोई कॉल बैक सर्विसेज है, मान लो आपको किसी को पेमेंट करनी है कमीशन का, या मान लो कोई बैन मैगजीन है उसके लिए आपको भेजना है पैसा, या मान लो कोई कंपनी ने इशू किया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन कंट्री में डॉलर में जो खरीदा जाएगा, है ना, क्या होती है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसको मैंने जारी किया एग्जांपल इंडियन कंपनी में, और मैंने कहा कि जो भी इसको खरीदेगा वो देगा मुझे डॉलर। तो इसमें भी आप पैसा इसके लिए भी भेज नहीं सकते हो। क्या पता मैंने जारी किया और मुझे पता चल गया मेरे इंडिया में किसी को, उसने उसको पैसा दे दिया, तो गलत है ये। भाई इन्हें में जो पैसा आएगा तो हमारा पैसा तो वापस हमारे देश में आ गया ना, इसलिए अलाउड नहीं है। लॉटरी विनिंग है ना, रेमिटेंस फॉर परचेज, ये सारा अलाउड बिल्कुल भी नहीं है ना। रेसिंग राइडिंग ये सब कुछ अलाउड नहीं है। जो शेड्यूल 2 है उसमें अलाउड है, उसमें अलाउड है। और कितना अलाउड है वो समझ लीजिए जरा। इसमें पार्सली अप्रूवल है, यानी मान लो मुझे किसी कंट्री में कुछ टूर में किसी को भेजना है, या मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे कॉलेज का एक सेमिनार हो यूके में, है ना, मुझे वहां कुछ पैसा खर्च करना है ना, तो मुझे कुछ स्पॉन्सर वहां पे करना है। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। ठीक है। इसमें बस लास्ट वाला पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई भी रेमिटेंस, अगर हम बात करते हैं प्राइज मनी को लेकर, कोई स्पॉन्सर स्पोर्ट एक्टिविटी है ना, अब्रॉड बाय पर्सन अदर देन इंटरनेशनल नेशनल लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, तो उस केस में अगर अमाउंट एक्सीड होती है $1,00,000 से ज्यादा, तो आपको इंडिया के यूथ अफेयर मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना होता है। कितना? $1,00,000 तक का अगर कोई प्राइज है तो ठीक है, अगर उसके ऊपर हुआ तो यू हैव टू टेक अप्रूवल कि भाई हमें इतना प्राइस देना है किसी कंट्री में, क्योंकि पैसा इंडिया से जा रहा है फॉरेन कंट्री में। ठीक है, इसको याद रखना, बाकी तो नॉर्मल है। तीसरा, इन सभी कामों के लिए अलाउड है। तीसरा, इन सभी कामों के लिए अलाउड है। जैसे सारी चीज, मुझे किसी को गिफ्ट देना है, मुझे जॉब करना जाना है, मुझे इमिग्रेशन के लिए जाना है, कोई मेंटेनेंस के लिए पैसा भेजना है, इन सब के लिए पैसा अलाउड है। चलिए सोच के समझ के दीजिए आंसर, ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स, थोड़ा फास्ट करिएगा एवरीवन। अच्छा, मैंने क्रिस्पी नोट्स नंबर 1 का ग्रुप में शेयर कर दिया है, आज मैं दूसरा और तीसरा भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जितने क्रिस्पी पॉइंट्स मैं खुद क्लियर करा रहा हूं और साथ में वहां भी मैं शेयर कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू है। अच्छा दूसरा बताइए, ये ट्रू है कि नहीं, 1 और 2, दूसरा ट्रू है कि नहीं, दूसरा ट्रू है कि नहीं है।
कोई बात नहीं, क्लास में मैं बहुत सारी चीजें करा रहा हूँ, लगातार कवर करा रहा हूँ। अच्छा, कल आप लोग यूट्यूब पे क्लास की थी रात में 10 बजे, जो मैं सेशन ले रहा हूँ, आज भी मैं लूंगा 10:15 पे फिर सेशन यूट्यूब पर। तो वहां मैं क्या कराऊंगा, वहां मैं कराता हूँ एमसीक्यू मिक्स, अभी सीरीज करा रहा हूँ, उसको जरूर अटेंड करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अब जरा देखो, जिसने फॉल्स कहा उनने क्यों फॉल्स कहा, वो समझे नहीं। मुझे $2.5 लाख भेजना है साल में, मैं जितनी बार में भेजूं, मैं 100 बार में भेजूं, मैं 5 बार में भेजूं, मैं 500 बार में भेजूं, तो जिन्होंने फॉल्स कहा वो समझिए क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, तो नो रिस्ट्रिक्शन कह रहा है फ्रीक्वेंसी को लेकर, बिल्कुल सही बात है ना। फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो लिमिट है साल का वो बिल्कुल है $2,50,000, इतना ही हम फॉरेन में रेमिटेंस कर सकते हैं। सीताराम मीना जी, वाई यू फील इट इज कॉल्ड फॉल्स, मुझे बताइए जरा, लैंग्वेज को पढ़िए गुगली। यहां कह रहा है फ्रीक्वेंसी, या अमाउंट नहीं पूछ रहा है, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी का कोई लिमिट है, मुझे बताइए। क्लियर, ये मैं थम्स एवरीवन जिन्होंने फॉल्स कहा। ओके, तो हरवरी में कहते ना, हरवरी का काम शैतान का मुंह निकल। चलिए, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं होता है कि जिसको हम फॉर्म स्पेसिफिक डिक्लेरेशन दे, हम सीधे ऑथराइज जिले के पास जाते हैं, मुझे पैसा रेमिटेंस करना है, और वो मैं एक फॉर्म भरा के पैसा रेमिटेंस कर देता है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, फॉर्म A2 जब भी आएगा तो याद कर लीजिए, फॉर्म A2 जो है वो बेसिकली LRS से रिलेटेड है, एक छोटा सा पॉइंट है, और ये हमने ऑलरेडी पहले कल पढ़ लिया है कि हमें देना पड़ता है TCS। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर मान लो कोई, अगर आप पैसा भेज रहे हैं ओनली 25,000 तक, तो नॉर्मली कोई आपको बैंक चेक भी नहीं करता ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी राशि नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा का अमाउंट होगा तो बहुत क्रॉस वेरीफाई करता है कि भाई आपको इतना पैसा आपको भेजना है किस काम के लिए। ठीक है, नो, ये मैंने कल कवर करा दिया था, मैं फिर से कह रहा हूं ध्यान से, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, नेपाल और भूटान में रुपीज चलता है, इसलिए वहां पर फॉरेन करेंसी का कोई काम नहीं, वहां पर सारा काम फॉरेन एक्सचेंज है। नहीं, फ्रीक्वेंसी का कोई लिमिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी की कोई गाइडलाइन नहीं है। फ्रीक्वेंसी मतलब कहने का लिमिट $2,50,000 है। जय जी, आप जितनी बार भेजे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कैश अमाउंट, तो कितना है, मैक्स टू मैक्स ₹50,000। इसके ऊपर अगर कोई भी खर्चा मुझे करना है किसी कंट्री में, तो मुझे अकाउंट के थ्रू करिए, ट्रेवलर चेक के द्वारा करिए, और अगर कोई भी अनयूटिलाइज फॉरेन एक्सचेंज है तो मुझे एडी के पास सरेंडर करना होता है 180 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया। अब यहां पर जरा समझिएगा, यहां पर समझिएगा, ये क्वेश्चन इस बार पूछा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट, वो कितनी कितनी उसकी लिमिट है, मैंने कल भी कराया था। इस बार ये पूछा है हज कमेटी वाला दिसंबर में क्वेश्चन, जो भी हज कमेटी कहेगा उतना पैसा हम फॉरेन कंट्री में कैश में यूज कर सकते हैं। जया जी, वायु कंफ्यूज, द मैक्सिमम लिमिट जो है वो साल की है $2,50,000, फ्रीक्वेंसी की कोई गाइडलाइन नहीं है। फ्रीक्वेंसी की कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर आप पैसा भेजते हैं $25,000 तक, तो ज्यादा बैंक क्रॉस नहीं करता है, उसके बाद भेजेगा तो क्रॉस करेगा। ओके, टेंशन नहीं लीजिए ज्यादा, नहीं तो और कंफ्यूज कर जाएंगे। अब जरा समझिए, ये मैंने कल भी कहा था, ईरान हो या रसिया हो, तो वहां पर पूरा पूरा आप पूरा पैसा कैश यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इराक और लीबिया तो $5,000, और
ऑल कोई कंट्री है तो $3000। ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ये जरूर यहां से आएगा, हमेशा आता है, इससे 1 मार्क्स। मैंने कर दिया इसको स्टार। ठीक है, और क्या बचा था? ठीक है, ये हमने कल किया था। इसमें एक पॉइंटर याद रखिएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट में क्वांट एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा लिमिट उतनी ही है, $2,65,000, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देखिए। अगर मान लो मैं इलाज कराने जा रहा हूं किसी कंट्री में, और मान लो उस इलाज का खर्चा अगर $2,50,000 में खर्च नहीं हुआ, तो एक चीज याद कर लीजिए कि आपको फिर इंडिया में उसके ऊपर भी लिमिट अलाउड है, लेकिन जब डॉक्टर अलाउ करेगा कि हाँ इस खर्चे के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट और ज्यादा है, तो वही कहता है अगर कोई अमाउंट एक्सीड करता है, अलाउ है, बट उसके लिए जो डॉक्टर है उसका क्या होगा, उससे आपको देना होगा एस्टिमेशन, इंडिया और हॉस्पिटल डॉक्टर अब्रॉड, कि हाँ भाई रियली में $2,50,000 में खर्चा नहीं हो पाया इलाज, हमें और चाहिए महंगा। आपको पता होगा सबसे ज्यादा सस्ता इलाज हमारे इंडिया में ही है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अगर हमें अब्रॉड जाना है, पैसा मुझे भेजना अपने बेटे को, अपने भाई को पढ़ाई के लिए, तो बस एक पॉइंट याद रखिएगा, यहां लिमिट इतनी ही है। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर लिमिट ऊपर होगा, मुझे $3,00,000 भेजना है, ठीक, ये एज पर अप्रूवल है, मुझे एविडेंस देना होगा ऑथराइज डीलर बैंक को। तो चाहे मेडिकल है चाहे यूके में पढ़ाई के लिए, दोनों के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है, बट एज पर द अप्रूवल। इसमें पॉइंट याद रखिएगा, जैसे मैं एक यूके चला गया, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले सेशन में, एक एनआरओ अकाउंट होता है, अगर मैं इस अकाउंट से आपको कर रहा हूं पैसा ट्रांसफर, इस अकाउंट से साल भर में $1 मिलियन इससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में, इसको याद रखिए। बाकी तो नॉर्मल चीजें, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था अच्छे से। ओडीआई क्या होती है? ओडीआई क्या होती है? ओडीआई मीन्स ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, बाय इंडियन एंटिटी इन फॉरेन कंट्री। मैंने किसी कंट्री में निवेश किया, मैंने किसी कंट्री की कंपनी में निवेश किया, इट इज कॉल्ड ओडीआई। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो या तो ज्वाइंट वेंचर, और या तो पूरा मैंने सब्सिडी के रूप में पैसा लगा दिया, दोनों में अलाउड है। ठीक है, उसके बाद कल किसी ने मुझसे पूछा था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब भी हम ओडीआई करते हैं, यानी जब भी हम करते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी इंडिविजुअल लाइक मी, मुझे सबमिट करना होगा शेयर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट विद इन 6 मंथ के अंदर में। अगर मैंने 1 जनवरी को रेमिटेंस किया फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मुझे एक 6 महीने के अंदर में एक डॉक्यूमेंट देना होगा अपने ऑथराइज डीलर बैंक को कि मैंने इस पर्पस के लिए रेमिटेंस किया है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करने के बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट, अब मान लो मैंने किसी कंपनी में 100% का निवेश किया, अब या तो मैं निवेश को विड्रॉ कर रहा हूं और या तो मैं निवेश बढ़ा रहा हूँ। अगर पोस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो याद रखिएगा विद इन 30 डेज आपको रिपोर्ट करना होता है, एंड हर साल 31 दिसंबर के पहले एक एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप सबमिट करते हैं आपका बैंक कंसर्न आरबीआई को, एपीआर। अच्छा, यहां मुझे बताइए, सभी लोगों को पता है कि व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक सिंपल सा लैंग्वेज कहा जाता है कि भाई मान लो मैंने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। अब मैं अपना इन्वेस्टमेंट को डायल्यूट करना चाहता हूं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। उसने देखा कि जब उसने बनाई थी कंपनी एनटीपीसी, तो खूब पैसा लगाया, खूब अच्छी कंपनी अभी रन कर रही है, तो वो अपने शेयर्स को डाउन करती है। तो अगर आप कर रहे हैं डिस इन्वेस्टमेंट, तो रूल है एज पर ओडीआई कि कम से कम आप निवेश के 1 साल के बाद ही कर सकते हैं ये काम। अगर आपने जनवरी 2025 में निवेश किया है
तो जनवरी 2026 में आप कर सकते हैं क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें एक पॉइंटर है, जैसे ही आपने किया डिसइन्वेस्टमेंट, यानी आपने शेयर बेचा होगा इसी कंपनी का, तो एनी केस नॉट लेटर देन 60 डेज उसका पैसा इंडिया में आ जाना चाहिए। यानी अगर आपने यूके कंपनी के शेयर्स को बेचा तो वो पैसा इंडिया में 60 दिनों के अंदर में आ जाना चाहिए, और साथ में विद इन 30 डेज में आपको रिपोर्ट भी कर देना है अपने ऑथराइज डीलर को कि भाई मैं डिस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। हाँ, शेयर होल्डिंग कम करना, वापस करना, जैसे आपको याद है। देखो, आप जैसे याद करो, मेरा ये कैंसर नहीं है, आप जिसको जैसे आपको याद हो, जैसे एक लैंग्वेज होता है ना रिपेट्रिएशन, बड़ा हार्ड लगता है सुनने में, इसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल। रिपेटेड मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल। और ये जो चीजें हम लोगों ने बात की वही पूरा टास्क के रूप में मैंने कल भी दे दिया था। इसमें एक चीज याद रखना, ये बार बार आएगा, FATF एक कंपनी होती है जिसका काम है दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को पता करना। ठीक है, फेम हम लोग बहुत बार पढ़ेंगे, बार बार। परमिसिबल में क्या आता है, तो ये याद हो गया होगा, शेड्यूल 3 में है। ठीक है, और ये हम लोगों ने पीछे कवर कर लिया था। एक और चीज कर लीजिएगा, क्लोज रिलेटिव की परिभाषा। ये मैंने अभी, क्योंकि थ्योरी पोर्शन है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं कि किसको हम कहें क्लोज रिलेटिव। और एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लोन बाय रेजिस्टेंस इंडिविजुअल टू NRI, यानी हम जो उधार देते हैं तो उसमें जरा याद रखिएगा, हम कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे, नंबर 1। और कम से कम जो मेच्योरिटी है वो होनी चाहिए कम से कम 1 साल की, है ना, कम से कम होनी चाहिए 1 साल की। और जो लोन मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो लोन चिट फंड, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, है ना, फार्म हाउस, क्योंकि इसमें इंडिया में FDI अलाउड ही नहीं है, इसमें FDI में अलाउड ही नहीं है। ठीक है, और ये अच्छा पॉइंट है, जो लोन है वो इंडिया के बाहर नहीं, जो भी करना है इंडिया में करिए। ओके, ये तीनों अकाउंट अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, ओके, तो बड़े क्रिस्पी तरीके से हम लोगों ने नंबर 2 को भी रिवाइज किया है। चलिए, अब आते हैं जरा जल्दी से 3 को करते हैं। गाइस मुझे एक बार कमेंट कर दो सभी लोग, स्पीड कोई ज्यादा तो नहीं है ना, स्पीड कोई ज्यादा तो नहीं है ना, ओके एंड स्टेबल है। प्लीज डू कमेंट एवरीवन। ओके, TDR, सर ये TDR बताना पड़ेगा क्या, TDR बताना पड़ेगा क्या, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, है ना, जैसे मैं अपनी जमीन का हक आपको देता हूं, उसमें भी अलाउड नहीं है, लीज पे करना अलाउड नहीं है। चलिए, नाउ देखिए, जरूरी नंबर 3 है ना, इसको 2 पोर्शन में समझिएगा। एक पोर्शन क्या है, जो कहती है इसके बारे में, जो बहुत आसान है आपको याद करना। जो दूसरा है, जो आपको मेन ध्यान रखना है, वो रखना है NRI बैंकिंग को लेकर, जिसमें 2 चीजें हैं। एक, NRI की परिभाषा, जो काम का है हमको, और दूसरा हम लोग देख लेंगे आज अकाउंट के बारे में। ये 2 चीज आज मैं कवर करा दूंगा। व्हाट डज मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग, होती क्या है, पहले एक आसान शब्दों में लैंग्वेज को समझते हैं। मेरा नाम है राजीव मिश्रा और मैं इंडिया में रहता हूं, मैं एक सेंडर हूं, मुझे $5 लाख बेचना है, मुझे 5 लाख यूरो बेचना है या पाउंड बेचना है। ठीक है,
तो मेरे इंडिया में एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई। भाई खुद से तो हम नहीं भेज सकते हैं, मैंने इसको कहा। अब जरूरी नहीं कि एसबीआई की ब्रांचेस दुनिया में हर जगह हो, तो इस केस में हर कंट्री के बीच में एक ब्रोकर होता है, समझिए, एक ब्रोकर कहो या एक इन्विजिलेटर कहो, जो ये काम करता है पैसा लेके, फी लेके। इसका नाम है सीबी, ठीक है। और मुझे भेजना है कहां पर? यूके में। यूके में एक बैंक है जिसका नाम है एचएसबीसी बैंक है। क्या नाम है उसका? नाम एचएसबीसी बैंक है। और लास्ट में क्या है? तो लास्ट में मेरे सामने विशाल सर है। लास्ट में मेरे साल कौन है? विशाल सर है, ठीक है। तो बस ये जो सीबी है ना, इसका एक काम है कि आपकी ब्रांच अगर वहां नहीं भी है तब भी मैं आपका काम कर दूंगा। तो ये आपको दो तरह की सर्विस देते हैं। पहला क्या कहते हैं कि आप मेरे पास अकाउंट ओपन करवा लीजिए, और दूसरा कहते हैं ठीक है, अगर आप मेरे पास अकाउंट ओपन नहीं कराएंगे, ठीक है, तो आप एक काम करिए, मैं तब भी करूंगा और मैं फी बेस के रूप में करूंगा। यानी मैं आपको आपसे कुछ फी लूंगा और आगे चल मैं ये काम कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, ये बेसिकली नेटवर्क पर काम करता है, क्योंकि इंडिया है फॉरेन कंट्री है। तो जो फॉरेन बैंक है, यानी इनके बीच में, और हमें करना है क्रॉस बॉर्डर हैंडलिंग ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट, बहुत सारे काम करने होते हैं। इसके लिए एक बैंक, इसका नाम है सीबी। हम इसके बिना क्रेडिट में सोच भी नहीं सकते हैं कि भाई इस काम को हम अकेले कर पाएंगे। मुझे कोई कॉन्फ्रेंस करना है, मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना है उस कंट्री में, पैसे को लेकर कुछ भी, तो ये सारा काम सीबी करते हैं। तो सीबी की सर्विस कितने तरीके से? दो तरीके से, या तो अकाउंट ओपन करवा लीजिए और या तो फी बेस में, ठीक है। ये मुझे कमेंट कर दो, ये पॉइंट क्लियर है सभी का कि व्हाट इज सीबी, सीबी का काम क्या है। अब ये देखो, जो फॉरेन में सीबी होगा, जैसे मान लो मैं एसबीआई हूं, मैं एसबीआई हूं और मैंने कहा आपको कि भाई डियर सीबी, मैं आपके पास अकाउंट ओपन करवा लिया हूं, या आप मेरे लिए काम करते हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में मैं क्या हो गया? मैं हो गया रिस्पोंडेंट बैंक। यानी कौन होता है रिस्पोंडेंट बैंक? जो बेसिकली ये सर्विसेज लेता है ना। चलिए, मैंने एक लाइन लिख दिया है सभी लोगों को। देखिए, जब भी ये आप सर्विस लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से मानिए कि आपको ध्यान देना होगा कि आप ये सर्विस किस बैंक से ले रहे हैं, उस कंट्री की बैंक की कंडीशन क्या होती है। तो उसके रिस्पेक्ट में याद रखिएगा, एक संस्था है, इसका नाम है एफएटीएफ। वो क्या कहती है कि भाई देखिए, आप किसी बैंक के साथ जुड़ने वाले हैं तो कम से कम उसका गाइडलाइन है 13 रिक्वायर्ड गाइडलाइन, जिनको आपको फॉलो, मतलब नहीं, अप्रेजल करते हैं जब किसी कस्टमर का, कि भाई चेक करो कि कस्टमर कैसा है आपका, वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। और उसके हिसाब से वो रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर 10 नंबर है तो बहुत कस्टमर हाई है, उसके साथ अपनी सर्विस मत जोड़िए, ठीक है। तो देखो, पहला अकाउंट सर्विसेज में क्या आता है? जैसे मान लो कोई क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, कोई पेमेंट आपको करवानी है वहां पर, है ना, आपके बिहाफ में हम कलेक्शन भी कर लेंगे, क्योंकि इसी सीबी में मेरा अकाउंट होगा। बताओ मुझे कौन सा अकाउंट? मैं एसबीआई हूं और मैंने आपके सीबी में एक अकाउंट ओपन किया है। बताओ उसका नाम क्या होगा? एनीवन हु गेस? ऑथराइज डीलर मैडम इंडिया में है, तो इंडिया में काम कर रहा है आपके लिए, पैसा भेजना, ये सब चीजें। लेकिन वो देश के बाहर जा रहे हैं ना, तो देश के बाहर उस कंट्री में आपको काम है, तो वहां तो आपको ऑथराइज डीलर काम नहीं करेगा ना। यस, वेरी हैप्पी। तो वो ओपन होगा कौन सा? नोस्टो अकाउंट। यस, इसी अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, कलेक्शन सारा काम आपके भी, आप में हम पेमेंट भी करेंगे। अब आपने कहा कि मेरी कोई क्लाइंट है, उसको फिनांस कर दीजिए, ओडी फैसिलिटी होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, तो भी हम आपके लिए दे देंगे।
और आपके बिहाफ में ये सारा किसमें है? अगर ये सारी सर्विस आपको करनी है तो आपको अकाउंट ओपन करना होगा। बिना अकाउंट ओपन किए आपको मेरी सर्विसेज नहीं देंगे। चलिए जरा इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। देखिए ये तो हम पढ़ेंगे आगे वाले यूनिट में, एलसी क्या होती है पढ़ेंगे, बस यहां समझ लीजिए कि क्या क्या ये सारी सर्विसेज के लिए आपको अकाउंट रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, आप इसको फी देके भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपके बिहाफ में एलसी एडवाइस कर देंगे, आपके बिहाफ में एलडीएम एलसी को कंफर्म कर देंगे। अब मान लो आपकी कोई क्लाइंट है ना, बायर एक्सपोर्टर है सेलर है, तो बायर्स क्रेडिट हो गया, सप्लायर क्रेडिट हो गया, आपके लिए फंड अरेंज कर देंगे। बैंक का आप उसके साथ डील करें कि ना करें, विच इज कॉल्ड बैंक एक्सेप्टेंस, वो हम एक्सेप्ट करवा देंगे, है ना। इशू ऑफ बैंक गारंटी, बिड बॉन्ड परफॉर्मेंस, ये सब करेंगे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म आता है एडीआर, दीज आर द मेथड, इनके द्वारा पैसा रेज करते हैं। तो हम आपके लिए आपकी कंट्री उसकी कंट्री में अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट इशू कर देंगे, जीडीआर इशू कर देंगे, है ना, ये सारा काम कर देंगे, है ना। डेरिवेटिव का काम करेंगे आपके लिए, फॉरेन एक्सचेंज का काम करेंगे आपके लिए, ट्रेनिंग देंगे आपके लिए, सेमिनार देंगे आपके लिए। तो ये सारी सर्विसेज किसकी हैं? ये सारी सर्विसेज के लिए आप बस मुझे दीजिए फी और मैं आपका काम कर दूंगा। क्योंकि किस में आती है ये आती है अदर सर्विसेज में। हाँ कह सकते हैं। चलो अब मुझे बताओ, क्या ये मुझे याद कराना पड़ेगा आपको? नोस्टो वोस्टो लोरो अकाउंट। अगर इंडिया में एसबीआई ने ओपन किया एचएसबीसी में, तो क्या कहें इसको? हम लोग कहेंगे नोस्टो अकाउंट। अगर एचएसबीसी ने हमारे यहाँ ओपन किया योर अकाउंट विथ अस, तो क्या कहेंगे? वोस्टो अकाउंट। और अगर हम दोनों ने मिलके ओपन किया सिटी बैंक में, तो क्या कहेंगे? डियर अकाउंट, इट इज कॉल्ड लोरो अकाउंट। ठीक है ना एवरीवन, ये बहुत इजी है। अब आप मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से, मैंने ओपन करवाया है नोस्टो अकाउंट अपने बैंक में, किसी बैंक में, और मुझे पता करना है उस अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है डॉलर में, रुपीस में। तो उसके लिए मैं एसबीआई कौन सा अकाउंट ओपन करूंगा? अमृता जी एलसी में रोकना भी, एलसी में हम पढ़ेंगे नंबर 4 में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वहां ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है। नो विशाल सर, नोस्टो तो मैंने ओपन करा लिया, अब मुझे पता करना है कि नोस्टो में मुझे डॉलर आया होगा, वो इंडिया में आया होगा रुपीस में कन्वर्ट होके, तो मुझे पता करना है कि उस नोस्टो अकाउंट में कितना पैसा फ्लो हो रहा। उसके लिए याद रखिएगा जो नोस्टो का कन्वर्जन है उसे कहते हैं मिरर अकाउंट। और ये जो अकाउंट है ना, ये दोनों करेंसी में ओपन किए जाते हैं, हमारी करेंसी में भी और फॉरेन करेंसी में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत इजी है। चलो अब ये जो कुछ पॉइंट है ये मैं आपको आज दे रहा हूं टास्क, ये करिएगा आपको कि मैं पूछूंगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चिप हो गया या चाप हो गया या आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, ये सब क्या है? दीज आर द पेमेंट गेटवे। अब मुझे बताओ जरा, अगर याद है तो किसी को, चिप कौन सी कंट्री का है? बताओ जल्दी से, जो चिप है ये कौन सी कंट्री का है? एनीवन बताओ जल्दी से, बताइए चिप कौन सी कंट्री का है? एनीवन? यस। अच्छा चाप कहाँ का है? देखिए हाँ, स्विफ्ट तो सभी को याद होगा क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय स्विफ्ट। स्विफ्ट कभी भी अकाउंट को पैसा नहीं भेजता है। स्विफ्ट का बस एक काम है कि दुनिया में हमने कहीं भी फंड भेजा, उस कंट्री में जो आपका इंफॉर्मेशन है हम वो सेंड करते हैं, विच इज कॉल्ड मैसेजिंग से सेंड करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें पॉइंट आता है, हम जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बिटवीन
themselves through a set format by use of, उसको कहते हैं RMA, या उसे हम स्विफ्ट BIC या बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। ठीक है। चिप कहाँ का है? अमेरिका का। चिप कहाँ का है? अमेरिका का। मुझे पता है, इसको आप याद कर लोगे। चिप कहाँ का है? अमेरिका का है। दूसरी बात, ये नेट सेटलमेंट है, ये जो है वो नेट सेटलमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि ये बैचेस में काम करता है। जैसे इंडिया में NEFT, ये बैचेस में काम करता है। और दूसरा क्या है? विच इज कॉल्ड फेडवायर, ये काम करता है ग्रॉस बेसिस में। ये बात काम करता है ग्रॉस बेसिस पर, जैसे इंडिया में RTGS काम करता है। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, ये कोई ज्यादा नहीं है कि समझेंगे नहीं आप, बहुत इजी चीज है। इसमें कुछ पॉइंट याद करा दे रहा हूं जल्दी से। पहली बात सभी को याद होगा, इंडिया में जो RTGS है उसको किसने बनाया? इंडिया में जो RTGS को बनाया IDRBT ने। ठीक है, हैदराबाद, ये वही कंपनी है जो कभी पहले RBI की सब्सिडरी कंपनी हुआ करती, अभी नहीं है प्रेजेंट में। और इसमें एक रूल बड़ा प्यारा सा RTGS में इंडिया में, कि मिनिमम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरी बात, अगर मान लो मैंने 10 बजे भेजा है पैसा, तो मैक्स टू मैक्स 10:30 तक पैसा चला जाना चाहिए बेनिफिशियरी के अकाउंट में। अगर नहीं जाता है तो बैंक को रिवर्स करना होता है 11 ओ क्लॉक, यानी 1 घंटे के अंदर में। अगर आप रिवर्स नहीं करोगे तो पेनाल्टी भी है। ये आपने GIB में पढ़ा होगा, रेपो रेट की पेनाल्टी होती है, रेपो रेट प्लस 2% की पेनाल्टी होती है। ठीक है, ये सब तो चीजें याद हो गया। अच्छा, आज मैं कराता हूं क्योंकि टाइम की कमी है, आज कर लेते हैं NRI अकाउंट जो मेन बचा है इसमें, और कल हम थोड़ा NRI की परिभाषा कवर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से चलो, इसको बहुत ध्यान समझ लीजिए क्योंकि इस पर केस स्टडी आएगी, ये 100% है। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा भी जाने से पहले एक, देखो मैं एक NRI हूं, ठीक है, या तो एज पर फेमा NRI होगा और या तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा NRI होगा। तो इंडिया में जो NRI की परिभाषा वो 2 एक्ट में मेंशन है, या तो इनकम टैक्स में और या तो विच इज कॉल्ड एज पर फेमा में मेंशन है। अब जरा यहां याद रखिएगा, मैं एक NRI हूं, है ना, मैं एक NRI हूं और मुझे चाहिए अकाउंट, तो मैं कौन कौन से अकाउंट ओपन करवा सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, एक NRI अकाउंट और ये ओपन होगा रुपीस में। दूसरा NRO अकाउंट, ये भी ओपन होगा रुपीस में। तीसरा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट, ये ओपन होगा डॉलर यानी कि फॉरेन करेंसी में। और तीसरा स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपीस अकाउंट, ये ओपन होगा रुपीस में। अब जरा मैं आपको 3 कंडीशन याद करा दे रहा हूं। देखिए होता क्या है, मैं इंडिया में हूं और अब मैं चला गया USA, और मैं चला गया USA। अब मुझे, मैं USA में किस में कमाऊंगा? मैं कमाऊंगा डॉलर में। और भाई मेरे रिलेटिव रहते हैं इंडिया में, मेरी पत्नी रहती है इंडिया में, मुझे उनको पैसा भेजना होगा। इसके लिए मैं ओपन कराऊंगा इंडिया में एक NRI अकाउंट, यानी इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो रुपीस में होगा। ठीक है, मैं जमा करूंगा डॉलर, बट पैसा इसमें किस में होगा? रुपीस में होगा। रूल नंबर 1। अब जरा समझना, दूसरा, USA में जाने से पहले मेरा इंडिया में ही मेरा कुछ पैसा इनकम जनरेट होता था। मेरी कुछ दुकानें थी, मैंने एक PF ओपन किया था, मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, यानी जो पैसा मैं इंडिया में पहले क्रूड करता था, अब मैं जा रहा हूं फॉरेन कंट्री में, तो मैं वो पैसा कहाँ जमा करूंगा? तो उसके लिए आ गया NRO अकाउंट। ठीक है, आपने जो भी इनकम जनरेट होगा आपको इंडिया में ही, वो पैसा आप इस NRO अकाउंट में क्या करिए? आप जमा करिए। तो नॉर्मली जो आपका पुराना सेविंग अकाउंट होगा ना, वो इसी NRO में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा क्या है, अब मैं हूं फॉरेनर, मैं कहां पर? USA में हूं,
और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ पैसा जमा करूं अपने फ्यूचर के लिए, डॉलर में ही जमा करूं, मतलब मैं ओपन करूं एक टर्म डिपॉजिट। मैं क्या ओपन करूं? मैं ओपन करूं टर्म डिपॉजिट। मैं ओपन करूं टर्म डिपॉजिट। तो उसके लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट बैंक, जो हम ओपन करा लेंगे इंडिया में, क्योंकि बेसिकली बैंक चाहते हैं, आरबीआई चाहती है कि लोग ज्यादा पैसा यहां पे जमा करें। ठीक है। और एक फोर्थ नंबर है, मैं एक फॉरेनर हूं, मैं इंडिया में टेम्पररी आया हूं, या मान लो मैं एक एनआरआई हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया में एक बिजनेस करूं। अब अगर आप बिजनेस करेंगे, यू नीड ए करंट अकाउंट, और आपको पेमेंट करनी होगी इंडियन करेंसी में, देना होगा लेबर को पैसा, देना होगा आपको किसी का वेजेस का पैसा। तो इसके लिए आप ओपन कराएंगे स्पेशल नॉन रेजिडेंस रुपीज अकाउंट। तो पहला, मैं चला गया यूएसए, मैं पैसा भेजूंगा इंडिया में, और ओपन होगा रुपीज में। दूसरा, जो इनकम इंडिया में ही जनरेट कर रहे हैं वो कहाँ जमा होगा? एनआरओ अकाउंट में। तीसरा, मैं एनआरआई हूं, तो मुझे ओपन करना है टर्म डिपॉजिट, तो मैं कहाँ ओपन करूंगा? विच इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी नॉन डिपॉजिट अकाउंट में। एंड फोर्थ वन, इंडिया में मुझे बिजनेस करना है, मुझे ओपन करना है करंट अकाउंट, फॉरेनर या कोई एनआरआई, कौन सा अकाउंट ओपन कराएगा इंडिया में? विच इज कॉल्ड SNR। ये तीसरा चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों बार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुझे बताइए, एक आइडिया सभी को मिल गया? इन चारों में डाउट तो नहीं होगा किसी के मन में? अब बताओ जल्दी से, अगर मैं केस स्टडी दूंगा तो बना लेंगे? खासकर वो बताइए जो नए बैंकर हैं, जिन्होंने पहली बार पढ़ा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, क्योंकि जो बाकी चीजें है ना, करंट में ओपन होता है, कई सब चीज आप खुद भी कवर कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं। मेरा फोकस इस पे है कि भाई पहले माइंड में चीजें समझ है कि होता क्या है ये अकाउंट, इसका पर्पस क्या है। एवरीवन लेट मी नो। अब देखो जरा इसमें क्या पॉइंट है, वही जो मैंने पीछे बोला है। इस अकाउंट को आप, ये आप देख सकते हो खुद से भी, सेविंग बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में आप ओपन करवा सकते हो, रिकरिंग में ओपन करा सकते हो, जैसे मन करो ओपन कराइए, है ना। आप जो पैसा भेजोगे थ्रू चेक, ड्राफ्ट, इवन अगर किसी दूसरे दोस्त के नए अकाउंट से पैसा भेज रहा हो, वो भी ट्रांसफर इसमें हो जाएगा, है ना। और ये लास्ट में कुछ पॉइंट है, और मेरी पत्नी जो है वो बन सकती है ज्वाइंट होल्डर, कि भाई मेरे भी यहाँ पे मेरी पत्नी यूज करेंगी, कर सकती है। ठीक है। इसमें ये जरूर देख लीजिएगा कि मैं पूछूंगा कल आप लोगों से, परमिट क्या होती है, कौन अकाउंट से पैसा इसमें आता है, कौन अकाउंट से पैसा इसमें जाता है। ठीक है। समय इतना कम है ना कि क्या कहूं। चलिए, ये क्वेश्चन है, जरा सभी लोग सॉल्व करिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को। नंबर 1 एनआरई अकाउंट, नंबर 2 एनआरओ अकाउंट, नंबर 3 फॉरेन करेंसी नॉन लेवल अकाउंट, या नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। बताइए पांचों क्वेश्चन का कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? चलो स्टार्ट, जल्दी से, आई एम वेटिंग, सोच के समझ के। कोई जल्दीबाजी नहीं किसी के मन में। ये होता है देखो कॉन्सेप्ट की ताकत। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो क्या कहता है, मिस्टर एक्स जो है वो चलेगा ब्रॉड, जाने दीजिए, वो चलेगा 16 में ब्रॉड, और नाउ इंडिया वो आए हैं अपनी पत्नी से मिलने, कि पत्नी जी कैसी हैं या पति जी कैसे हैं।
तो इन्होंने एक 17 में इनके दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी दी थी जो उन्होंने 45 लाख में बेची है, जो उन्होंने 45 लाख में बेची है। तो ये एक आप पैसा कहाँ डालेंगे, तो ये हम डाल देंगे एनआरओ अकाउंट में। ठीक है, किसमें डाल देंगे, एनआरओ अकाउंट में। अब इसमें मैंने पीछे बता दिया है कि एनआरओ अकाउंट की जो लिमिट होती है ना मैक्सिमम, वो होती है $1 मिलियन एक फाइनेंशियल ईयर में। वो भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब मान लो मुझे यहाँ पे मैंने दुकान ओपन करवाई थी और वहां से रेंट रिसीव कर रहा था मैं, है ना, हर महीने किराएदार रेंट दे रहा था। तो वहां कितना पैसा आया, 0.75 लाख रुपीज आया। वो भी मैंने किस में डाल दिया, तो वो भी मैंने एनआरओ अकाउंट में डाल दिया। ठीक है जी, एफडी ओपन किया, वो भी, ये सारा किस में डालूंगा, ये सब जाएगा किस में, हमारा एनआरओ अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ओके। आज इतने आपको हम देते हैं, लोड ज्यादा नहीं देते हैं। टीडीएस का कंडीशन जो है वरुण सर, जो टीडीएस है सर का एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है कि हमें टीडीएस कितना देना होता है, टीडीएस की टीसीएस, वरुण सर, टीडीएस की टीसीएस। चलिए जस्ट वेट, बताऊंगा वो भी बताएंगे। तो हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें कवर कर ली आज के डेट में। ठीक है, कल ये जानेंगे कि एनआरआई अकाउंट बेसिकली एनआरआई होती क्या है, उनकी कंडीशन क्या है। कल मैं कुछ कुछ और पॉइंटर आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, और मैं आपको ग्राफ भी दे दूंगा दिस वन। बताओ इस केस में, मुझे बताओ इस केस में जो दूसरा अमाउंट है उसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, जो दूसरा है उसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, बताइए जरा कोई लोग तो। थर्टी परसेंट, यस, बिल्कुल ओपन होगा। कौन सा, उसका नाम है एनआरओ अकाउंट। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच सभी सभी लोगों को, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। एंड आई होप मैंने पूरी कोशिश की। आज तीसरा लेक्चर है और इन 3 लेक्चर में 3 दिन में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को किया है रिवाइज। देखिए, जो मॉडल ए है ना और मॉडल बी, बस यही टाइम टेकिंग है मैक्सिमम। जो मॉडल सी और मॉडल डी है ना, ये बहुत नॉमिनल, बहुत इजी है, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मॉडल ए बी में टाइम लगे भी तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इन 2 मॉडल को कवर कर लिया ना, तो 60-70% आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज मत करिएगा। ठीक है, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आज रात 10:15 और आज मैं मिस क्वेश्चन कराने वाला हूं। कल भी मैंने बहुत क्वेश्चन कराए, तो जाके उसको अटेम्प्ट करिए। आज भी कराऊंगा मिक्स क्वेश्चन, कुछ केस स्टडी भी करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो, थैंक यू।